दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 36वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एनर्जी के कंसेप्ट को समझ रहे थे। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई होगी। आज हम एक कदम और आगे चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। अब जब भी मैं मैटर की बात करता हूं तो आपके दिमाग में 3 वर्ड्स निकल के आते होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में जो भी हम मटेरियल देखते हैं, जो भी हम मैटर देखते हैं, उसको हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को आप डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो। अब अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसकी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हमने बना ली है कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें कैसा बिहेवियर होगा, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मैं थोड़ा सा उसको एक बार बता भी देता हूं कि कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है। सोचिए मेरे पास यहां पे कोई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरे पास पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए। और इसके अंदर अगर मैं कोई कंडक्टर को रख दूं, सोचिए यहां पे कोई कंडक्टर मैंने रख दिया है, तो कंडक्टर में क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एटम के साथ लोकलाइज नहीं होते, वो अपने एटम को छोड़ चुके होते हैं और वो इस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे और वो एक तरफ आपके अलाइन हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और आप ये कह सकते हो कि इस तरफ वो अलाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर फोर्स लगेगा और इस सरफेस पे वो अलाइन हो जाएंगे। तो ये वाली साइड रिलेटिवली मोर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव चार्ज मूव तो नहीं कर सकता क्योंकि एटम जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम मूव नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये साइड रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये साइड आपकी रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ आने से इस कंडक्टर की भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई। ठीक है, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया और एक तरफ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, कंडक्टर के अंदर की बात करूं, तो आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका सबका जो रिजल्टेंट आता है दोस्तों, रिजल्टेंट ये आता है कि अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो कंडक्टर के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। सरफेस पे चार्ज कुछ अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पूरी तरह से वो कैंसिल कर दे। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, कंडक्टर की 0 रहेगी। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके थे। वहीं पे अगर मैं इंसुलेटर को रखता हूं तो क्या होगा। सोचिए अगर इस कंडक्टर की जगह पे अगर मैं इंसुलेटर रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा। उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते। उसमें ऐसा नहीं कि चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता भाई इंसुलेटर में। तो अगर आपको इंसुलेटर के अंदर भी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें डाइपोल मोमेंट और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसको एक बार हमें रिविजिट करना है, उसको थोड़े से कंसेप्ट को और बेहतर बनाना है उस टॉपिक को लेके। तो चलिए मैं एक बार वहां पे रिविजिट कर रहा हूं डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पे, सो दैट हम उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर करें, वापस फिर हम इस टॉपिक पे मूव करें और फिर हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट के लिए क्या देखा था हमने, सोचिए मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी तरफ डायरेक्शन है आई कैप, ये है हमारा जे कैप और ये है हमारा के कैप और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पे कोई चार्जेस रखे हैं, एक प्लस क्यू रखा हुआ है और एक मान लीजिए माइनस क्यू रखा हुआ है और इनके बीच की डिस्टेंस है डी, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू हमने निकाली थी P कम्स आउट टू बी समेशन ऑफ QI RI, I फ्रॉम 1 to N। अगर सिस्टम के अंदर N चार्जेस रखे हुए हैं तो ठीक है, अगर N चार्जेस रखे, RI क्या है, RI है ith चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां पे तो खैर 2 ही चार्ज हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा दोस्तों, तो डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी समेशन
i फ्रॉम 1 to 2 और ये बन जाएगा QI RI और यहाँ पे वेक्टर भी आएगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बन जाएगा Q1 R1 प्लस Q2 R2, ये बनेगा। अब Q1 की वैल्यू माइनस Q ले लो और Q2 की वैल्यू यहाँ पे ये चलो Q1 ले लो, क्योंकि मैं दो ही चार्ज का सिस्टम के अंदर मान रहा हूँ कि दो ही चार्ज है, ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस Q R1 प्लस Q R2, ये बन गया भाई। अब यहां से मैं Q को कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 माइनस R1 अगर आप देखोगे, R1 क्या चीज है पहले ये देखो, R1 है यहां से लेके यहां तक की जो वेक्टर जो है ये R1 वेक्टर है और ये जो है ये मेरा R2 वेक्टर है। अब जरा देखो यहां पे अगर मैं इस D को भी एक वेक्टर मान लूं माइनस से प्लस इस तरफ, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि R1 वेक्टर ये वाला प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर बन जाएगा। अब देख सकते हो कि R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर बन जाएगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो D वेक्टर निकल के आएगा इट कम्स आउट टू बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारे पास D निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q इंटू D और D की जो डायरेक्शन है वो -2 प्लस आएगी। इसका मतलब यहां पे जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी Q इंटू D और डायरेक्शन जो होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि D वेक्टर हमने इस तरफ लिया है। तो इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। अब जरूरी तो नहीं है कि सिस्टम के अंदर दो ही चार्ज हो, बहुत सारे और भी चार्ज हो सकते हैं, तो सबका आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से आप वो चीज निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि सबका जो सम होना चाहिए चार्जेस का वो 0 होना चाहिए। अगर चार्जेस का सम 0 नहीं हुआ, सोचिए मल्टीपल चार्जेस यहां पे रखे हुए हैं और उन चार्जेस का सम 0 नहीं है, तो इन दैट केस आपका ओरिजिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट अगर ओरिजिन ले लिया डिफरेंट जगह पे तो उस केस में आपका डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, अगर टोटल सम मेरा 0 नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर टोटल सम 0 है तो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ओरिजिन आएगा, मतलब ओरिजिन आप कहीं पे भी ले सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है भाई। मैटर नहीं करेगा कि ओरिजिन कहां पे है, अगर टोटल सम जो चार्जेस का है वो 0 अगर आ रहा है तो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि भाई अगर कोई मान लीजिए मैं डाइपोल मोमेंट ले लूं और उसकी वजह से मैं पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो सोचिए मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी तरफ है i कैप, ये j कैप है और ये मेरा k कैप है, ठीक है। और ये सोचिए मेरा जो डाइपोल है वो यहां पे रखा हुआ है, एक मेरे पास प्लस q है और यहां पे मेरे पास माइनस q है, तो यहां पे जो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो जो मेरा डाइपोल मोमेंट बनेगा p विल बी इक्वल टू q इंटू डी, ये बनेगा और डायरेक्शन जो है वो z कैप की तरफ आ जाएगी, क्योंकि जो d वेक्टर है वो माइनस से प्लस होता है, तो डायरेक्शन को z कैप लिखो या k कैप लिख दो, एक ही बात है। ये मेरा डाइपोल मोमेंट बनेगा। अब अगर आपको याद हो हमने एक फार अवे कोई पॉइंट लिया था जो ओरिजिन से r डिस्टेंस अवे था, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट था मेरा जो ओरिजिन से r डिस्टेंस अवे था और थीटा इसका एंगल था, ये डायरेक्शन है मेरी k कैप और ये जो एंगल है ये मेरा थीटा था। अब इस P पॉइंट पे हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी ऑब्वियसली। तो अगर P पॉइंट पे आप पोटेंशियल देखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी, हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, P डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल आया था, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। डाइपोल की वजह से जो हमारा पोटेंशियल होता है वो इस तरह से हम कैलकुलेट किए थे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, इस तरह से हमने कैलकुलेट की थी। तो अगर इस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए थे, एक कंपोनेंट आपका रेडियल डायरेक्शन में था, ठीक है, ये r कैप डायरेक्शन थी, और एक कंपोनेंट इस पॉइंट पे आपका थीटा डायरेक्शन में था, थीटा कैप डायरेक्शन में था। तो अगर मैं उसको ग्रेडियंट से सोल्व करूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी दोस्तों दैट वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आ गया था r क्यूब
और यहां पे पी भी मेरा कॉमन आ गया था, ये बना था 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। आई थिंक ये हमारे पास निकल के आया था। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, आप लोग भी जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यही था भाई, ठीक है, 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। ये याद भी होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। यहाँ पे P जो है Q इंटू डी लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जरा सोल्व करते हैं इसके ऊपर, सो दैट हमारा एक तरह से प्रॉपर रिवीजन हो जाए इसका। तो चलिए जरा मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं, उनको जरा एक बार देखते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, और यहां पे सोचिए कि प्लस क्यू है और यहां पे मेरा माइनस क्यू है, मतलब जेड डायरेक्शन में मेरे पास कोई डाइपोल है, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। अब मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट कोई सोचिए यहां पे है ए पॉइंट, और एक पॉइंट मेरा बी पॉइंट है, और बी पॉइंट समवेयर मैं जेड एक्सिस पे ले लेता हूं, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखे हैं 0, A,0, ये मेरा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, A, और ए की वैल्यू जो है वो मच ग्रेटर देन डी दे रखा है भाई। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि अगर मैं कोई स्मॉल चार्ज Q को, कोई पॉइंट चार्ज Q को मूव कर रहा हूं फ्रॉम A टू B, मैं A से B तक ले जा रहा हूं, तो आपको बताना है कितना वर्क डन करना होगा। ठीक है, यहां से यहां तक आपको बताना है वर्क डन क्या होगा। वर्क डन, या कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा अगर मैं A से B पे अगर मैं चार्ज को मूव करूं तो। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखें दोस्तों, जरा देखिए, हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय मी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू Q जो टेस्ट चार्ज जिसको मैं लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो वर्क डन क्या बनेगा, जरा देखिए, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू Q। अब पोटेंशियल में कितना बदलाव आएगा, A से B पे जा रहे हो तो B पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस A पॉइंट पे पोटेंशियल, तो B पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो कैसे हम निकालें। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लें तो आप ये कह सकते हो कि जो पॉइंट B है वो पॉइंट डाइपोल जिधर है उधर ही है भाई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि B पॉइंट पे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, तो पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू P डॉट आर कैप, जरा देखते हैं ये क्या बनेगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो खैर ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो ए ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगी। पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू इंटू डी, ये बन जाएगा क्यू इंटू डी, और आर कैप मेरा इधर ही बनेगा भाई, ये मेरा आर कैप बनेगा, के कैप की तरफ ही आर कैप आएगा, और पी भी मेरा उधर ही है, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पी भी मेरा जेड कैप की तरफ है और आर कैप भी मेरा जेड कैप की तरफ है। ठीक है, तो ये मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। अब आइए दूसरा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर आप देखोगे तो अगेन P की वैल्यू Q इंटू डी इंटू P की जो डायरेक्शन है वो किधर है बताइए, वो है मेरी K कैप की तरफ, और R कैप की डायरेक्शन किधर है, R कैप मेरा J कैप की तरफ है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपकी Y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर आप ओरिजिन से ये डायरेक्शन देखोगे R कैप की, तो ये आपकी J कैप की तरफ हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो P कैप डॉट आर कैप, तो विच इज के कैप डॉट जे कैप, वो 0 आएगा भाई। ठीक है, तो दोनों का आपका 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि यहां से डिस्टेंस भी मेरी ए ही है ना, तो ये पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल मेरा 0 आएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल मेरा 0 आएगा। तो अब जरा देखिए चेंज इन पोटेंशियल क्या बनेगा, तो VB माइनस VA की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी QD डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल आ गया। ठीक है भाई, और इनटू क्या कर दो, इनटू आप क्यू कर दो भाई, इनटू आप क्यू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। दिस इज वर्क डन बाय मी। ठीक है, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा,
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी जरा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और ये उसका सेंटर है। यहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, अब हमने इस स्फीयर को, अच्छा इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर ले लेता हूं या कैपिटल या कुछ भी ले लेता हूं, ए ले लेता हूं। इसकी रेडियस मैं ए ले लेता हूं। ठीक है, अब इस स्फीयर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक अपर हेमिस्फीयर और एक मान लीजिए लोअर हेमिस्फीयर। ठीक है, अपर हेमिस्फीयर में हमने कुछ चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रोवी कूलम पर मीटर क्यूब। कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऊपर वाले में, और नीचे वाले में है मान लीजिए माइनस रोवी कूलम पर मीटर क्यूब। नीचे वाले हेमिस्फीयर में नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया है। और सोचिए यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है और वो जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस अवे है। ये है मेरा पॉइंट पी और आर की जो वैल्यू है वो मच मच ग्रेटर देन ए है। आपको बताना है इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस स्फीयर। ये स्फेरिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन गया, काइंड ऑफ डाइपोल बन गई है। तो आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाले का अगर मैं टोटल चार्ज निकाल लूं और उसको मैं यहां पे रख दूं, सोचिए उसको मैं क्यू बोल देता हूं, तो उतना ही फिर आप कह सकते हो कि नीचे वाले का चार्ज आएगा, क्योंकि वहां पे भी चार्ज डेंसिटी सेम ही है, बस वो नेगेटिव है। तो इसकी वजह से माइनस क्यू आएगा और उस माइनस क्यू को मैं नीचे रख देता हूं भाई यहां पे। ठीक है, ये मेरा माइनस क्यू बन गया। ठीक है भाई, तो एक मेरा प्लस क्यू बन गया और एक मेरा माइनस क्यू बन गया। दो चार्जेस मैंने यहां पे रख दिए हैं, तो एक तरह का डाइपोल बन गया भाई। बट मुद्दा यहां पे क्या है, टोटल चार्ज तो आप निकाल लोगे ऊपर वाले का क्या है और नीचे वाले का क्या है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपने उनको सेमी एक्सिस पे रख दिया और कहां पे रखना है ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैसे देखोगे आप, इसके लिए अगर आपको मेरा वो एपिसोड याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए उस टोटल चार्ज को जहां पे भी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सेंट्रोइड पे रख दो। अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस सरफेस का सेंट्रोइड निकाल लो, और अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम का आप सेंट्रोइड निकाल लो और उस सेंट्रोइड पे आप उस चार्ज को रख दो भाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका सेंट्रोइड ऊपर वाले हेमिस्फीयर का सेंट्रोइड आ जाएगा, वो जेड एक्सिस पे ही आएगा, सीधी बात है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो जेड एक्सिस पे उसका सेंट्रोइड आएगा। सिमिलरली नीचे वाले हेमिस्फीयर का भी जेड एक्सिस पे ही आएगा, और जितना ऊपर ये बनेगा उतना ही नीचे ये आएगा। तो आप इनका सेंट्रोइड निकाल सकते हो, उस सेंट्रोइड पे टोटल चार्ज को लोकेट कर सकते हो और इस तरह से आपके पास एक डाइपोल आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा उससे, और यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर ये सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट निकला कहां से है, ये निकला है जो आपको मैंने डाइपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन लिखा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है समेशन ऑफ क्यू आई आर आई, आई फ्रॉम 1 to n, ये डिस्क्रीट चार्जेस के लिए था। बट अगर सोचिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बन जाता और ये बन जाता आर आई और यहाँ पे रो वी डी वी आ जाता। ठीक है भाई, अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, और अगर सरफेस पे होता तो सिग्मा डी वी आ जाता, सिग्मा डी आ जाता। ठीक है, लाइन पे होता तो लैम्डा डी एल आ जाता। तो अल्टीमेटली ये जो कंसेप्ट जो निकल के आता है ना, ये जो पी आपने लिखा है ये आपका सेंट्रोइड से जाके जुड़ जाता है। इसको अगर आप बाहर निकाल लोगे तो आर आई डी वी, अब आर आई डी वी अगर आपने सेंट्रोइड का चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे जरूर आपने इस चीज को देखा होगा। ठीक है, कि भाई वॉल्यूम का सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं, उसमें भी आप स्मॉल वॉल्यूम पहले उठाते हो और उसकी लोकेशन देखते हो सेंटर से कहां पे है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करते हो, उससे आपका सेंट्रोइड निकलता है। तो ये चीज वहीं से जाके जुड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो यहां पे, जब भी आपको डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो सेंट्रोइड निकालिया करो, सारे चार्ज को सेंट्रोइड पे दिखा दो। तो अब सवाल यहां पे ये उठता है कि इसका सेंट्रोइड निकालूं कैसे, मुझे क्या पता है ऊपर वाले हेमिस्फीयर का सेंट्रोइड कहां है, तो उसको निकाल लेते हैं भाई। तो कैसे निकालोगे जरा देखिए, मेरे पास ये हेमिस्फीयर है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कहां पे लोकेटेड है, बट चलो याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई इसका स्मॉल वॉल्यूम ले लिया।
ठीक है, मैंने इसका स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, किसी कोई भी इसके अंदर वाले रीजन में वॉल्यूम ले लिया, और वो जो था, वो जो वॉल्यूम लिया वो आर रेडियस पे ले लिया मैंने, ठीक है। मुझे तो सेंट्रोइड चाहिए, तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे बताओ। मैं जानता हूं सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोइड केवल जेड एक्सिस पे ही आएगा। ये मान लीजिए मेरा थीटा एंगल है, थीटा या अल्फा कुछ भी ले लो, तो इसका जो जेड कंपोनेंट बनेगा, जहां पे ये स्मॉल वॉल्यूम लाई कर रहा है, उसका जो जेड कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आर कोस थीटा। एक्स एंड वाई कंपोनेंट भी आएंगे इसके, बट मैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं केवल इस स्मॉल वॉल्यूम के जेड कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं। इस स्मॉल वॉल्यूम का सेंट्रोइड मुझे पता है, इस स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड की जो लोकेशन है वो एक्स बार होगी, वाई बार होगी, या एक्स टिल्डा बोल दो, चलो इसको एक्स टिल्डा होगी, वाई टिल्डा होगी, और जेड टिल्डा मुझे पता है आर कोस थीटा पे होगी, ठीक है भाई। ये इस स्मॉल वॉल्यूम का सेंट्रोइड होगा यहां पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है। मुझे चाहिए एक्स बार, एक्स बार का मतलब पूरा पूरा इसका सेंट्रोइड कहां पे होगा, तो जहां पे भी इसका सेंट्रोइड लाई करेगा वॉल्यूम का, उसका जो एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो जेड एक्सिस पे ही होगा भाई, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो जीरो निकलेगा, वो निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। सिमिलरली वाई बार जो निकलेगा पूरे वॉल्यूम का सेंट्रोइड, उसका वो जो वाई कंपोनेंट होगा वो भी जीरो आएगा, जो वाई जो भी जहां पे भी इसका सेंट्रोइड लाई करेगा उसका जो वाई कंपोनेंट बनेगा उस पॉइंट का, वो आपका जीरो बनेगा। जेड बार क्या निकलेगा, जेड बार निकल के आएगा क्योंकि जेड एक्सिस पे तो लाई करेगा, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जेड टिल्डा डीवी, और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो जेड टिल्डा क्या है बताओ, जेड टिल्डा है मेरे पास आर कोस थीटा, और डीवी क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है भाई। और इसका आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो। तो सबसे पहले आप बताओ थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा करेगा 0 से पाई बाय 2 क्योंकि हेमिस्फीयर है, फाई 0 से 2 पाई, एंड आर की वैल्यू 0 से लेके ए तक, ठीक है भाई। ये आ गया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपने को पता है इसका 2/3 पाई ए क्यूब, ठीक है भाई, रेडियस इसकी ए है ना। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब, और 1/2 बाहर ले लेता हूं, जरा देखिए पहले फाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं पहले, तो फाई के रेस्पेक्ट में तो 2 पाई बाहर आ गया। अब जरा देखिए, अब थीटा रह गया, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, एंड आर रह गया, आर के रेस्पेक्ट में भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ही दो ना, आर क्यूब है ना, तो r टू द पावर 4/4, तो a टू द पावर 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो r के रेस्पेक्ट में भी हो गया भाई, सिर्फ थीटा रह गया। अंदर क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, किसी को ऐतराज तो नहीं, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। और इसके डिवाइड में क्या है बताओ जरा, पूरे के डिवाइड में 2/3 पाई ए क्यूब, तो 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, पाई ए क्यूब, पाई ए क्यूब, सही है जी, ये बन जाएगा। अब जरा देखो 2 पाई से मेरा 2 पाई गया, ए क्यूब से ये पावर 4 चली गई, ठीक है, तो यहां पे 3/8 ए आ गया, 3/8 ए इनटू ये क्या बनेगा भाई, एक बार जरा देख लो भाई, 3/8 ए, हाँ ठीक है 3/8 ए, और साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाय 2। अच्छा ध्यान देना, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, यहाँ पे जो एंगल होगा ना इसका आर का, इसके साथ जो एंगल होगा वो थीटा अलग आएगा, तो बेहतर होता है आप इसको थीटा नोट लिख दो या इसको थीटा नोट लिख दो, ठीक है, अलग अलग है भाई ये एंगल, ये थीटा इसके साथ है, ये तो हम अलग से इसका सेंट्रोइड निकाल रहे हैं पहले, तो इसको हम बाद में रब कर देंगे, इसका जरूरत सिर्फ वहीं तक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा सेंट्रोइड कहां पे आ गया, 3a/8 पे आ गया। तो इसका मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर का 3a/8 होगा, तो नीचे वाले का माइनस में आ जाएगा उतना ही, ठीक है। तो अगर मैं इसके चार्जेस को दिखाऊं तो जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ये हमने सेंट्रोइड निकाल दिया हमारे वॉल्यूम का, और आई होप मेरी कैलकुलेशन सब कुछ सही हो। तो 3a/8 जो है ये ऊपर आया है, ठीक है, ये बना है 3a/8 यहां से लेके यहां तक का, तो नीचे भी 3a/8 होगा, तो टोटल d की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ यहां पे, तो टोटल d जो बनेगा मेरा, दैट कम आउट टू बी, d मैं इसको बोल रहा हूं भाई, ये जो डिस्टेंस है इसको d बोल रहा हूं, तो d कम आउट टू बी, इसका डबल कर दो 3a/4, ये मेरे पास d आ गया। अच्छा ये तो हो गया भाई यहां तक। अब ये q की वैल्यू क्या है,
तो Q क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू जो ऊपर वाले का टोटल चार्ज है, और टोटल चार्ज कितना ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे, रो वी इंटू 2/3 पाई ए क्यूब, ये इसके ऊपर टोटल चार्ज है ऊपर वाले हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 पाई रो वी डिवाइड बाई 3 ए क्यूब। ये लो जी, ये आपके पास Q आ गया। तो अब मैं डाइपोल मोमेंट P निकाल लेता हूं भाई। तो P की वैल्यू आएगी Q इंटू डी, और डायरेक्शन जो आएगी वो Z कैप की तरफ आएगी, Z कैप या K कैप बोल दो, ठीक है, K कैप की तरफ आएगी। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं Q की, तो Q इंटू डी, Q की वैल्यू ये है 8 पाई रो वी इंटू ए क्यूब बाई 3, ठीक है जी, ये हो गया। इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, इंटू डी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3a/4। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये 3 से 3 चला गया मेरा, और यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 2। तो कितना बन गया बताओ जरा, ये बन गया पाई रो वी a⁴ इंटू 2। ये मेरे पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया। एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है। पाई ए क्यूब, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहाँ पे 2 आएगा, मैं भी ना गलती करता रहता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा भाई, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, माफ़ कीजिएगा। तो 2 से ये आपका नीचे 2 आएगा, सही है, हाँ जी। तो ये बन जाएगा पाई रो वी ए क्यूब, बल्कि a⁴ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया ना यार, ये 2 3/4 था ना यार, तो 4 से 2 कट गया ना। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया करो भाई, मेरी कैलकुलेशन ना बड़ी, मैं कई बार है ना, क्योंकि स्टूडेंट कोई होता नहीं क्लास में, तो उससे पता नहीं रहता +-2 का। तो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ गया भाई, अब ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट है अपना, P तो आ गया। अब तो बहुत आसान है भाई, अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, और ये K कैप की तरफ है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा P डॉट आर कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल आर कैप कर दो, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने कैपिटल आर ले लिया, तो कोई बात नहीं। P मेरा इधर है, कैपिटल आर कैप मेरा इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। ये थीटा मानो, अल्फा मानो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आप बताओ इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये K कैप डॉट कैपिटल आर कैप, तो कोस थीटा ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा P का मैग्नीट्यूड विच इज पाई रो वी a⁴ डिवाइड बाई 2, ये आ गया भाई P का, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कोस थीटा और आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों। ये मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी पॉइंट P पे, वो आप जानते हो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। थीटा मतलब ये वाला एंगल है भाई, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे P का मैग्नीट्यूड पुट करना है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि कैसे हम डाइपोल बनाएंगे इसका, और कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया उसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हो। कैसे, जरा देखिए। हम जानते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है, और ये मेरा के कैप है, ठीक है जी। अब सोचिए कोई डाइपोल इस एक्सिस पे रखा हुआ है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, मान लीजिए एंड माइनस क्यू, और यहां से आप जो है आर डिस्टेंस अवे कुछ थीटा एंगल पे हो, ये पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी P पॉइंट पे वो बनेगी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 2 कोस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, यही है भाई। अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं आर की टर्म्स में ही लिखना चाहता हूं, आर एंड पी की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। अब आर एंड पी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे भाई, उसको हम कैसे देखें, तो उसको देखने के लिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और उसको प्रूव करना है कि वो सही है, ठीक है। इसी चीज को हमने क्या लिखा है, इस चीज को हमने लिखा है P अपॉन, आप इसको लिख लीजिए, नॉट P,
1/4πε0 r³ इंटू, और ये है 3p.r कैप माइनस p। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये कैसे देखें भाई कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं, बड़ा आसान है भाई। ठीक है, तो कैसे ओपन करोगे जरा देखिए, ये बन जाएगा 1/4πε0, मतलब आपको प्रूव करना है कि ये चीज और ये चीज बराबर ही है। तो अब जरा देखिए कैसे करोगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का भी आगे चल के हम एक दो जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अगर आप ये भी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो निकालते हैं, ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिख लो या ये भी लिख लो। ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। तो हमें काम करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर उसका रिवर्स कर देना, ऊपर से नीचे भी आपको रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, इसको अगर आप लिखोगे 3 इंटू p.r कैप। p.r कैप क्या बनेगा, p मेरा ऊपर की तरफ है, k कैप की तरफ, r कैप मेरा इधर है, तो ये क्या बन जाएगा 3p का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा माइनस p वेक्टर। अब इस p वेक्टर के दो कंपोनेंट है, अगर आप ध्यान से देखें, ये p वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है और ये है मेरा r कैप। ठीक है, ये है मेरा थीटा। अब इस p के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस p को मैं रिजोल्व कर सकता हूं, दो हिस्सों में कर सकता हूं। एक वो जो r की डायरेक्शन में है, जिसको मैं बोलूंगा p cos थीटा। तो अगर मैं p वेक्टर को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा p cos थीटा r कैप, और एक बन गया p sin थीटा थीटा कैप। मैं इस तरह से लिख सकता हूं मैं p को। तो यहां पे इस p को मैं क्या लिखूंगा, p cos थीटा r कैप प्लस p sin थीटा माइनस आएगा भाई। क्यों माइनस आएगा जरा सोचिए, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे जो थीटा है ना वो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको याद हो, ये आर कैप बनेगा, ये बनेगा थीटा कैप नीचे की तरफ। तो पी साइन थीटा तो इस तरफ है ना भाई, पी का एक प्रोजेक्शन इधर हो गया, एक प्रोजेक्शन इधर हो गया, तो ये पी साइन थीटा माइनस थीटा कैप की तरफ आएगा, तो यहां पे माइनस लिखेंगे। सही है भाई, तो यहां पे मेरा माइनस आएगा। क्लियर है? अब जरा देखो, अब अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे, यहाँ पे ये आर कैप है, ये आर कैप भी लगा दो, तो जरा देखो p.r कैप मेरा ये हो गया और ये वाला आर कैप मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और जो p का मैग्नीट्यूड है ये मेरा बाहर आ जाएगा। सही है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हो p पॉइंट पे, और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। आप बोलोगे सर इसका क्या इस्तेमाल होगा, आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान रखना है कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखनी है तो इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है डाइपोल वाला, क्योंकि अभी हमें टॉर्क और फोर्स कैलकुलेशन और सिखानी है कि कैसे हम डाइपोल की वजह से फोर्स निकालते हैं और टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आगे चल के यही कंसेप्ट हमारा जब आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए इनको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।